नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के 12 से लेके और 23 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम 24 से 35 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। आज सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 24, बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध का मतलब है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड। आप बच्चों से कोई भी काम नहीं करा सकते हो। ये गैरकानूनी, ये अपराध है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। आप 1 से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक से कोई कार्य नहीं करा सकते हो, और आप अगर 14 से लेके 18 तक के बच्चों से कार्य कराते हो तो वो काम बहुत थोड़ा हल्का होना चाहिए। जैसे कि ये नहीं कि माइनिंग में आप उन्हें दे दो, इंडस्ट्री में आप उनसे काम कराने लग जाओ, ये आप नहीं करा सकते। ठीक है। आर्टिकल 25, जिस व्यक्ति को वो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार व्यवहार करने तथा धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। आपने मिशनरीज का नाम सुना है, जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं? ये उसी से रिलेटेड है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके अनुसार रह सकते हैं तथा अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आप प्रचार और प्रसार कीजिए, लेकिन किसी को भी ज़बरदस्ती या धन का लालच देकर आप उसे अपने धर्म में शामिल होने के लिए नहीं कह सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार। प्रबंधन ये सब है मैनेजमेंट। ठीक है। आपको मैनेज करने का पूरा अधिकार है। आप मंदिर बनाइए या आप मस्जिद बनाइए, ये सब आपको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 27, राज्य नागरिकों पर ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे। इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कि किसी विशेष धर्म पर आप कर नहीं लगा सकते। ठीक है। ना ही आप किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं कि एक धर्म को फंडिंग करें, उसे अच्छी सुविधाएं या अच्छी प्रोवाइड करें। ये आप फंडिंग वगैरह एक धर्म के लिए नहीं कर सकते। आप कीजिए, लेकिन राज्य सबके लिए करेगा, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा निषेध। धार्मिक शिक्षा निषेध से मतलब आपका समझ में आया? इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, आप एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते अगर आपका इंस्टीट्यूट फंडिंग लेता है किसी राज्य से। ठीक है। अगर राज्य का हस्तक्षेप है और वो राज्य उसमें फंडिंग करता है तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बाध्य नहीं कर सकते किसी को, ना दे सकते हो ना देने के लिए बाध्य कर सकते हो। दूसरा होता है सेमी फंडिंग। सेमी फंडिंग का मतलब है ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। ये दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हैं आप उन सब में एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। अगर उसका मन नहीं है तो आप नहीं दे सकते। अगर किसी प्राइवेट है, मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय एनी रिलीजियस ट्रस्ट, अगर कोई खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा है तो आप उसमें साक्षिक से जो शिक्षा है उसे दे भी सकते हैं और सामने वाले से ग्रहण करने पर प्रेशर भी डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें अगर धार्मिक शिक्षा आप दे रहे हैं तो अगर बच्चा 18 साल से छोटा है, अगर वो एडल्ट नहीं है ना, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उनके गार्जियन से। अगर 18 से ज़्यादा है तो वो अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। ठीक है। आर्टिकल 29, नागरिक का एक ऐसा समुदाय जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा लिपि तथा संस्कृति हो को बनाए रखने का अधिकार। अगर कोई ऐसा समुदाय है जो छोटा समुदाय है वो या कोई बड़ा भी समुदाय है, तो वो अगर उसकी कोई अपनी विशिष्ट भाषा है, एक भाषा है, उसकी एक विशिष्ट लिपि है तथा उसकी एक अलग संस्कृति है, क्योंकि भारत तो इतना बड़ा देश है, उसके अंदर अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग लिपियां हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो देवनागरी लिपि यूज होती है हिंदी के अंदर, लेकिन अगर कोई अलग है तो उसे बनाए रखने का भी उसके पास अधिकार है। आप ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट एक लॉ इन्फोर्स कर दे कि नहीं ये लिपि नहीं होगी या ये लिपि चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास अधिकार है ये। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, जिससे वे अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण कर सकें, उसको बचा सकें, उसे आने वाली आगे की पीढ़ियों को बता सकें। इन सब के लिए ये आर्टिकल 30 काम करता है। ठीक है। ये जो अल्पसंख्यक वर्ड है ना, इसको याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है।
अगर 137 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो ये नहीं है कि 10% जो लोग समुदाय से लोग बिलोंग करते होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे, 20% होंगे वो अल्पसंख्यक। अगर वो अल्पसंख्यक का जो वो अल्पसंख्यक का उससे दर्जा दे दिया तो वो अभी तक अल्पसंख्यक ही है, चाहे वो 40 करोड़ हो जाए या 50 करोड़ हो जाए। इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है, ना ये वर्ड कहीं भी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है इस वर्ड की, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। आर्टिकल 31 का पहला, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर कोई किसी संपत्ति का कोई मालिक है तो और उसकी ज़मीन का अधिग्रहण करना है राज्य को, तो कानून के द्वारा करेगा, ये कानून के द्वारा है। निजी संपत्ति का संरक्षण भी यही करता है कानून। जैसे अगर किसी की निजी संपत्ति है तो उसकी रक्षा भी कानून ही करेगा, जबकि अगर उसे अधिग्रहण करना है तो वो कानून के द्वारा आपको संपत्ति का अधिग्रहण भी कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 31 का सेकंड, अगर राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसे पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। समझ में आया? मुआवजा, कंपनसेशन। अगर आपकी वो ज़मीन को अधिग्रहण करता है राज्य तो उसकी एक कीमत देगा आपको, ये नहीं कि अधिग्रहण कर लिया सार्वजनिक हित के लिए कर रहे हैं हम तो फ्री में कर ले, नहीं, उसे मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो मुआवजा है ना, ये मुआवजा वो राज्य डिसाइड करेगा कि कितना मुआवजा देना है, स्वयं राज्य डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कितना मुआवजा चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 31 का बी, अगर संसद कोई कानून बनाकर उसे 9वीं अनुसूची का भाग घोषित कर दे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई कानून अगर आपके मतलब मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट में जाकर उसके चुनौती दे सकते हो उसे, लेकिन अगर वही पार्ट उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए अमेंडमेंट के द्वारा, अब अमेंडमेंट कैसे होगा? अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट को ये पावर कौन देता है? 368, आर्टिकल 368 ये पावर देता है कि वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी कि ये क्यों करना पड़ा, तो क्योंकि पहले ना जो ये संपत्ति का अधिकार था ना, ये मूल अधिकारों में था, लेकिन अब ये मूल अधिकारों में नहीं है। अब पहले फिर ये 31 में अमेंडमेंट में जोड़ा गया। इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फिर 4th हुआ, फिर 7th हुआ, फिर 25, 39, 40, 42, फिर लास्ट हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। इसमें संपत्ति के अधिकार को पार्ट 3 और आर्टिकल पार्ट 3 में से और इसमें से लेके उसको एक नया दे दिया गया, पार्ट बनाया गया 12। पार्ट कौन सा? 12वां पार्ट बनाया गया, उसमें 300A, उसमें इन सबको जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये लैंग्वेज आप सोच रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे क्या मतलब है? ये जो इसकी लैंग्वेज होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वो थोड़ी बहुत टफ है, उसे नॉर्मली कोई समझ नहीं सकता। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये थोड़ी लैंग्वेज है, इसलिए कुछ आलोचक होते हैं, उन्होंने आलोचना भी की इसकी। एक सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि वकीलों के लिए स्वर्ग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो वकीलों के लिए स्वर्ग है, वकील ही से समझ सकते हैं, बाकी नॉर्मल इंसानों के लिए समझना थोड़ा टफ है ये। आर्टिकल 33 मूल अधिकारों की सीमाएं, लिमिटेशंस। अच्छा, इनकी मूल अधिकारों की सीमाएं क्या है? अच्छा, ये वाला 32 रह गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने आर्टिकल, ये मूल अधिकार तो दे दिया हमें, लेकिन इन्हें लागू कौन कराएगा? लागू कराने के लिए भी तो चाहिए कोई, तो ये है कि ये लागू कराने के लिए इस 32 है, उससे संबंधित ये ऐसे इन्फोर्स करेगा और कैसे करना है ये डिसाइड करेगा, ये 32 में दिया हुआ है। आर्टिकल 33 मूल अधिकारों की सीमाएं, लिमिटेशंस। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं ये इसमें दी हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 34 सेना
विधि लागू होने पर मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आर्टिकल 34 सेना विधि लागू होने पर मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य के अंदर मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ कब लगता है? मार्शल लॉ एक विशेष स्थान पर ही लगाया जाता है, विशेष किसी एक सीमित जगह में लगाया जाता है। जैसे कि मार्शल लॉ में लगा दिया, कहीं कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, कहीं दंगे हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ पर लगा दिया मार्शल लॉ, आप घर से नहीं निकल सकते। तो आपके मूल अधिकारों को जो सीमाएं हैं वो सारी मूल अधिकार सारे ख़त्म हो सकते हैं। बस एक केवल 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। बाकी सारे मूल अधिकारों को आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना, मार्शल लॉ, केवल इतना याद रखना, मार्शल लॉ जब भी लगता है तो ये मार्शल लॉ को आप आपातकाल से मत जोड़ देना। आपातकाल लगता है ना जो देश के अंदर, उससे ये बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपातकाल पूरे देश में कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो ये से मार्शल लॉ है ये किसी विशिष्ट एक ही जगह पर लगाया जाएगा, पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको सेना संभालती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सेना के हाथ, सेना उसे जो भी करना होता है वो सेना करती है वहाँ पर। आर्टिकल 35 संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून की शक्ति है। कुछ अधिकार जो संसद है वो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है ये मूल अधिकारों के अंदर, ये नहीं कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं या ये और अच्छा एक कुछ और भी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए कि जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 है ना जी, आर्टिकल 30 ये केवल इंडियंस के लिए, इंडियंस आ सकते हैं हमारे यहाँ, इंडिया मतलब जो इंडियंस हैं वो कर इंडियंस से अल्पसंख्यक समुदाय है वो शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है। ये नहीं कि फॉरेन कंट्री से कोई आया और यहाँ पर आके शैक्षिक संस्थान खोलने लग गया, वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये केवल इंडियंस के लिए है। और राष्ट्रपति आपातकाल जो लगता है, मैं यहाँ पर बात कर रहा था, कहाँ है जो राष्ट्रीय आप ये बता रहा था यहाँ पर, तो उसमें भी वो 359 से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू। और अपनी रिएक्शन ज़रूर देना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके, ठीक है, जिससे हम और भी वीडियो बनाएं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम और भी इससे अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।